ये कहानी एक आदमी के हाथ से शुरू होती है जो बहुत धीरे और सावधानी से एक तलवार की ओर बढ़ रहा है। वह आदमी एक ई रैंक हंटर है जो खून से लथपथ बैठा है और अपनी तलवार किसी पत्थर की मूर्ति पर ताने हुए है। ये मूर्तियां धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर ज़ॉम्बी गार्ड्स की तरह उसकी तरफ आ रही है जो पुरानी नींद से जाग गए हैं। डर से उसकी आंखें फटी हुई है जिनमें आप निराशा देख सकते हैं, और ये लाचारी कि वह आने वाली मुसीबत को टाल नहीं सकता। उसके दर्द भरे चेहरे पर आप उसकी अंदरूनी लड़ाई देख सकते हैं, खुद को साबित करने की एक बेतुकी कोशिश जो गुस्से और अपनी कमजोरी पर निराशा से भरी हुई है। और जब उसे लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी एक मूर्ति ने उस पर हमला कर दिया, जैसे किसी ने इसे हुक्म दिया हो। अब बात दक्षिण कोरिया के सियोल शहर की है, जहां हम अपने मुख्य हीरो हंटर सुंग जिनवू को फिर से देखते हैं। जो लोग ई रैंक हंटर हैं, उनमें भी सुंग जिनवू सबसे कमजोर है। वह सियोल के एक निर्माण स्थल पर बने गेटवे की तरफ जा रहा है। ये वह दरवाजा है जो दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ता है। हम हंटर किम को भी देखते हैं, जो इस डंजन को साफ करने वाली टीम का हिस्सा है। डंजन में जाने से पहले हंटर किम अपने लिए एक कॉफी लेने का सोचता है। तभी एक आदमी उसे आवाज देता है। वह आदमी मिस्टर हंटर बुक नाम का रिटायर हंटर निकलता है। हंटर बुक इसलिए हंटिंग पर वापस आया है क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसे पैसा कमाना है। हंटर किम भी मानता है कि उसकी हालत में हंटिंग पर वापस आना ही सबसे अच्छा है। लेकिन हंटर बुक हंटर किम से अपनी चिंता नहीं छिपाता। वह बताता है कि उसे डर है कि लंबे समय से काम ना करने के कारण कहीं उसका अभ्यास छूट ना गया हो। जब हंटर बुक अपनी चिंताएं बता रहा होता है, तो हंटर किम उसकी बातों को अनसुना करके अपना ध्यान सुंग जिनवू की तरफ मोड़ देता है। जैसे ही सुंग जिनवू दिखा, वहां मौजूद एक और हंटर ने तुरंत उसे कुछ कहा। हंटर किम भी जिनवू से उसकी हालत के बारे में पूछता है। हंटर बुक को लगता है कि सुंग जिनवू एक बहुत ताकतवर हंटर है, क्योंकि सब उसे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। हंटर बुक की यह बात सुनकर हंटर किम मुस्कुराया और उसे सच बताया कि सुंग जिनवू सबसे कमजोर हंटर है, जिसके बाद वह जिनवू का मजाक उड़ाने लगा। सुंग जिनवू के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे हंटर किम की बातों से बुरा लगा। आखिरकार खुद को थोड़ा खुश करने के लिए हंटर सुंग जिनवू ने अपने लिए कॉफी लेने का फैसला किया। लेकिन यहां भी उसकी किस्मत खराब थी और कॉफी खत्म हो चुकी थी। कर्मचारी ने माफी मांगी, पर इससे स्थिति नहीं बदली। तभी पीछे से जिनवू को एक चीख सुनाई दी। मुड़कर देखने पर वह अपनी पुरानी जान पहचान वाली बी रैंक हीलर जूही देखता है, जो तुरंत हैरान होकर कहती है कि सुंग जिनवू फिर से घायल हो गया है। तब जिनवू बताता है कि पिछली बार जब वे ई रैंक डंजन में गए थे तो उनके समूह में एक भी हीलर नहीं था। जूही उस पर हमदर्दी दिखाती है और चिंता भी करती है। आखिरकार वह सिर्फ ई रैंक डंजन था, फिर भी हमेशा की तरह अकेला वही जख्मी हुआ। उसने डंजन के अपने पिछले ट्रैक के बारे में और बातें बताईं और जूही ने टीम के बाकी लोगों के रवैया पर नाराजगी जताई। जिनवू ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक है और उसे अब ऐसी चीजों की आदत हो गई है, और अब वे आखिरकार डंजन में जाने वाले थे। एक हंटर ने आवाज लगाकर सबको इकट्ठा किया। उन्हें एक अनुभवी हंटर सॉन्ग ने रोका, जिसने सबको बुलाया। उसने कहा कि भले ही वह पूरी तरह फिट न हो, वह इस छापे का नेता बनना चाहेगा। सब सॉन्ग को नेता बनाने पर राजी हो गए, क्योंकि वह वहां मौजूद सब में सबसे ताकतवर था। सुंग जिनवू ने भी हामी भरी। नेता को चुनने के बाद सब डंजन में चले गए। हंटर सुंग जिनवू को फिर से चेतावनी दी गई कि वह इस छापे में खुद को चोट ना पहुंचाए। इस तरह वे डंजन में घुस गए, जो दूसरी जगह को उनकी दुनिया से जोड़ता था। सुंग जिनवू को देखकर लग रहा था कि वह अपना बेस्ट देने को तैयार है। उनके अंदर जाते ही निर्माण स्थल के मजदूरों ने बाड़ लगा दी। बाहर कैफेटेरिया के कर्मचारी ने सोचा कि काश वह सुंग जिनवू को कॉफी दे पाता। यहां तक कि साधारण कर्मचारी भी सुंग जिनवू को जानते थे और हैरान थे कि वह हमेशा घायल होकर ही बाहर निकलता है। अंदर हम देखते हैं कि टीम का एक सदस्य इलाज का जादू इस्तेमाल कर रहा है। पता चला हंटर संग जिनवू डंजन में घुसते ही घायल हो गया और हीलर जूही को उसका इलाज करना पड़ा। हंटर सॉन्ग अपने आग के मंत्र से राक्षसों को जलाकर मार रहा था। हंटर किम भी उसका साथ दे रहा था और रास्ते में आने वाले राक्षसों को काट रहा था। बाकी हंटर भी अच्छा कर रहे थे और राक्षसों को मार रहे थे।
छापा खत्म होने वाला था, लेकिन सुंग जिनवू ने देखा कि जूही थोड़ी परेशान लग रही है। सभी राक्षसों को खत्म करने के बाद सब एक साथ जमा हुए। जूही अभी भी जिज्ञासु थी। वह नहीं समझ पाई कि इतना घायल होने के बावजूद जिनवू डंजन में आना क्यों जारी रखता है। जिनवू ने अपनी बीमार मां के बारे में नहीं बताया ताकि लोग उस पर दया न करें। इसके बजाय उसने कहा कि डंजन में आना मजेदार है। यह सुनकर जूही को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हर बार जब वह घायल होता है तो जूही को ही उसका इलाज करना पड़ता है। जूही ने उसे चेतावनी दी कि उसका यह मजा उसकी मौत का कारण न बने। राक्षसों को मारने के बाद सब गोल होकर खड़े हो गए। हर राक्षस के मरने पर एक क्रिस्टल मिलता है, जिसे बेचकर वे डंजन को साफ करने के लिए उपकरण खरीद सकते हैं। लेकिन जिनवू बहुत कमजोर था, इसलिए उसे सिर्फ ई रैंक क्रिस्टल मिला। ई रैंक क्रिस्टल की कीमत कम होती है, जबकि सी रैंक क्रिस्टल हजारों में बिकते हैं। जब लग रहा था कि छापा खत्म हो गया है, तभी एक हंटर को डंजन में एक और रास्ता मिला। वे एक अंधेरी और गहरी गुफा के सामने खड़े थे, जो कहीं शून्य में जाती थी। टीम लीडर मिस्टर सॉन्ग को लगा कि यह शायद डबल लेयर डंजन है और बॉस अभी भी जिंदा है। मिस्टर सॉन्ग ने अपने खास अग्नि जादू से एक आग का गोला बनाकर गुफा के अंदर फेंका। वह गोला अंदर उड़ते हुए गुफा के एक छोटे से हिस्से को रोशन करता है, और जब वह अपनी सीमा तक पहुंचता है तो आग भड़क उठती है। मिस्टर सॉन्ग ने अनुमान लगाया, नियम कहता है कि अगर बॉस को न मारो तो डंजन बंद नहीं होता। गेट अभी भी खुला है, मतलब बॉस जिंदा है। मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि नियम के हिसाब से उन्हें हंटर एसोसिएशन को बताना चाहिए। सब उलझन में थे कि मिस्टर सॉन्ग क्या कहना चाह रहा है, लेकिन अगर दूसरे हंटर बॉस तक जल्दी पहुंच गए तो उनका इनाम कम हो जाएगा। इसलिए टीम लीडर ने सुझाव दिया कि वे सब एक साथ जाएं और बॉस को मार दे। कुछ हंटर सतर्क थे, इसलिए उन्होंने वोटिंग से तय किया कि वे जाएंगे या नहीं। इस छापे में सिर्फ 17 लोग थे। कुछ और पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पक्ष में वोट दिया। कुछ को खतरा महसूस हुआ और वे जान से डर गए, इसलिए उन्होंने विरुद्ध में वोट दिया। अंत में वोट बराबर हो गए। अंतिम वोट सुंग जिनवू का था। उसने इस छापे में सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल कमाया था और उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने बॉस के पास जाने के पक्ष में वोट दिया। निर्णय हो गया। सभी 17 लोग बॉस के पास जा रहे थे। वे देर से जा रहे थे और 40 मिनट बीत चुके थे। माहौल को शांत करने के लिए हंटर सॉन्ग ने जूही से बात की। सुंग जिनवू के चेहरे से लगा कि वह जिस बात का जवाब दे रहा था उससे असहज था। बाकी सबको भी छापा जारी रखना पड़ा। जूही ने अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश की, पर सुंग जिनवू को विश्वास नहीं हुआ और उसने पूछा कि क्या वह पक्का नाराज नहीं है। आखिरकार सबसे शांत जूही भी खुद को रोक नहीं पाई। पता चला कि जूही सुंग जिनवू से नाराज थी और जिनवू ने माफी मांगी। इस पर जूही को और ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर उनके बीच कुछ नरमी आई और जूही ने जिनवू से आज के छापे के बाद उसे कुछ खाने के लिए देने को कहा। इस पर सुंग जिनवू कुछ बोल नहीं पाया। जूही ने इसे इनकार मान लिया, लेकिन आखिरकार जिनवू उसकी बात पर राजी हो गया। उनकी बातचीत को छापे के नेता ने बीच में रोक दिया, जिसने आखिरकार बॉस की गुफा का दरवाजा ढूंढ लिया था। उनमें से किसी ने भी ऐसा दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। बॉस के कमरे का दरवाजा देखने के बाद सदस्यों को शक होने लगा कि बॉस के पास जाना सही होगा या नहीं। इस पर रेड लीडर सॉन्ग ने जवाब दिया कि वह इतनी दूर आने के बाद पीछे नहीं हटेगा और भले ही वह अकेला हो, वह फिर भी बॉस के पास जाएगा। इस बात से बाकी हंटर हिम्मत जुटाते हैं। उन्हें याद आता है कि हंटर सॉन्ग कितना मजबूत है, इसलिए उनकी चिंता धीरे धीरे कम हो जाती है। वे विशाल दरवाजे मुश्किल से खुलते हैं और टीम के सदस्यों में डर पैदा करते रहते हैं। बस यूं ही समूह ने बॉस के कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, मशालें जल उठी, जिन्होंने इस अंधेरे हॉल को रोशन कर दिया। वे कमरे के पूरे आकार को देख पाए। दीवारों पर बहुत सारी मशालें थीं, जिन्होंने कमरे को रोशन किया और इसे और भी भयानक बना दिया। इस जगह पर कई मूर्तियां थीं। कुछ के हाथ में हथियार थीं, कुछ के हाथ में संगीत वाद्य यंत्र थे। सुंग जिनवू भी इस कमरे के आकार से हैरान था, लेकिन कमरे के बीच में खड़ी मूर्ति सबसे अलग थी, क्योंकि वह सबसे बड़ी थी। सुंग जिनवू को इस मूर्ति पर शक हुआ।
क्योंकि वह अकेले इतनी बड़ी थी। समूह के सभी सदस्य बट गए और कमरे में सुराग ढूंढने लगे। मिस्टर सॉन्ग को केवल एक जादुई मुहर मिली, लेकिन अचानक एक और हंटर ने मिस्टर सॉन्ग को आवाज दी। उनके सामने एक ऐसी मूर्ति थी जो बाकी से अलग थी। उसके पंख थे और उसने हाथों में रूनी प्रतीकों वाली एक प्लेट पकड़ रखी थी। इसलिए उन्होंने उस स्लैब पर लिखा हुआ पढ़ने का फैसला किया। जब मिस्टर सॉन्ग स्लैब पर लिखे का अनुवाद कर रहे थे तो सब उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। जब वह पाठ का अनुवाद कर रहे थे तो हीलर जूही ने सुंग जिनवू को अपनी ओर खींचा। उसने हॉल के बीच में खड़ी मूर्ति की ओर इशारा किया और दावा किया कि जब मिस्टर सॉन्ग अनुवाद कर रहे थे तब वह मूर्ति उन्हें देख रही थी। तब हम सुंग जिनवू का हक्का बक्का चेहरा देखते हैं। वह परेशान खड़ा है और महसूस करता है कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है, जबकि मिस्टर सॉन्ग अभी भी रूनी पाठ का अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिससे सबने पीछे मुड़कर देखा। पता चला वे बड़े दरवाजे जिनसे समूह अंदर आया था बंद हो गए थे। तब हंटर्स में से एक आगे बढ़ा। वह उन दरवाजों से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहता था। वह दिखाता है कि वह यहां नहीं रहना चाहता और उसे बॉस या खजाने की परवाह नहीं है। वह दरवाजे के करीब पहुंचता है। तभी मिस्टर सॉन्ग उस पर चिल्लाते हैं कि दरवाजों तो न छुए। कुछ इतनी तेज गति से चला कि किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। पता चला दरवाजे के पास खड़ी पत्थर की मूर्ति ने पलक झपकते ही दरवाजे को छूने वाले हंटर का सिर काट दिया। हंटर्स के चेहरे पर डर और आश्चर्य था कि ये मूर्तियां चल सकती हैं। हमारी डरपोक हीलर बी रैंक जूही डर के मारे सुंग जिनवू से चिपक गई। उसी क्षण सुंग जिनवू को जूही के वे शब्द याद आए कि उसने कमरे के बीच वाली मूर्ति को उन्हें देखते हुए देखा था। और उसी पल सुंग जिनवू पीछे मुड़ा और कमरे के बीच में खड़ी उस विशाल मूर्ति की आंखें पकड़ी। वह इस मूर्ति से अकल्पनीय डर महसूस करता है। लेकिन एक बड़ी समस्या छोटी मूर्तियां भी हैं, जिनमें से एक ने अभी अभी एक हंटर को मार डाला। इस कमरे में इसी तरह की बड़ी संख्या में पत्थर की मूर्तियां थीं। सुंग जिनवू विश्लेषण करना शुरू कर देता है और पता चलता है कि वह हंटर डी रैंक का था। सुंग जिनवू हैरान था कि उससे मजबूत एक हंटर मूर्ति के एक ही वार से मारा गया। यह तो सिर्फ एक ई रैंक डंजन था जिसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ था उसके बाद वे सभी रून पाठ के बारे में भूल गए थे, यहां तक कि उनमें से सबसे मजबूत हंटर नेता मिस्टर सॉन्ग भी जो कुछ हो रहा है उससे हक्का बक्का है। और यहां सभी हंटर स्तब्ध खड़े हैं क्योंकि बीच में खड़ी मूर्ति भी शायद हिल सकती है। मिस्टर सॉन्ग की धारणा के बाद सुंग जिनवू ने तुरंत इस मूर्ति को देखा और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उस मूर्ति ने वापस उसकी ओर देखा। तब हमें सुंग जिनवू के पहले छापे को दिखाया जाता है, कैसे वह एक गोबलिन जैसे राक्षस से घायल हुआ था, कैसे वह थकान, भोजन की कमी और भूखमरी से लगभग मर गया था। सुंग जिनवू के कम रैंक वाले डंजन में भी घायल होने का मुख्य कारण यह था कि उसके पास राक्षसी से लड़ने के लिए पर्याप्त अच्छे हथियार नहीं थे। वह लगातार अपनी मां के बारे में सोचता था, जिन्हें बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत थी। वह लगातार अपने जीवन को खतरे में डाल रहा था और बाकी सभी हंटर हैरान थे कि वह ई रैंक डंजन में भी घायल हो रहा था। वह हमेशा थका हारा और गंभीर हालत में बाहर आता था। मां के इलाज का भुगतान करने के अलावा उसे डंजन के कुछ दौरों के बाद नए कपड़े भी खरीदने पड़ते थे क्योंकि पुराने फट चुके होते थे। वहां सभी प्रकार के राक्षस थे जिनका सुंग जिनवू ने सामना किया था, जिनमें एक साइक्लोप्स जैसा राक्षस था। लेकिन यह मूर्ति उन अन्य राक्षसों से अलग थी जिनका सुंग जिनवू ने सामना किया था। चूंकि सुंग जिनवू लगातार मौत के कगार पर था, उसने कुछ महसूस किया। उसने अपने बगल में खड़ी और बहुत डरी हुई जूही को पकड़ा और उसने सभी को फर्श पर लेट जाने के लिए कहा। हर कोई हैरान था कि सबसे कमजोर हंटर ऐसी स्थिति में कुछ भी कह सकता था। और तब उस मूर्ति की आंखें एक तूफान में बिजली की तरह चमकी और इसीलिए यह मूर्ति सुंग जिनवू पर वार करती है, साथ ही हीलर जूही पर भी। लेकिन वे फर्श पर लेटने और बचने में कामयाब होते हैं। मूर्ति इस किरण से हंटर्स को मारने की कोशिश कर रही है और उन पर किरण जलाकर उनके नीचे के फर्श को नष्ट कर देती है। इस किरण की शक्ति इतनी मजबूत थी कि इस मूर्ति की आंखों से धुआं निकल रहा था। वह जगह जहां उस मूर्ति की किरण लगी थी इतनी पिघल गई थी कि वह छूने लायक नहीं थी। जो कुछ हुआ था उसे महसूस करने के बाद हंटर्स को होश आया और उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया।
लेकिन हम हंटर्स को भयभीत देख सकते हैं जो उन्होंने देखा था। इस विशाल मूर्ति ने एक ही वार में कई लोगों को मार डाला था और कई जीवित बचे लोग केवल इसीलिए बच पाए थे क्योंकि सुंग जिनवू ने उन्हें सिर नीचे रखने के लिए कहा था। इस हमले के बाद सुंग जिनवू मुश्किल से खड़ा हो पाता है, लेकिन जू ही फर्श पर लेटी हुई है और उठेगी नहीं, जबकि मिस्टर सॉन्ग उन्हें वहीं रहने और न उठने के लिए कहते हैं, यह दावा करते हुए कि अगर वे उठते हैं तो वह फिर से हमला करेगा। बाकी सभी, हालांकि शुरू में उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते रहे। मिस्टर सॉन्ग चिंतित सुंग जिनवू को बताते हैं कि मिस जूही वास्तव में अपने डर से नहीं निपटती हैं और इसीलिए केवल कम रैंक वाले डंजन में जाती है। लेकिन उन भयानक मूर्तियों को देखकर आप यह नहीं कह सकते कि यह एक कम रैंक वाला डंजन है। मिस्टर सॉन्ग अपनी चौकसी दिखाते हैं और सुंग जिनवू को बताते हैं कि केवल वही लोग बचे जो उसकी बात मान गए, जिस पर सुंग जिनवू हैरान है। बदले में मिस्टर सॉन्ग सुंग जिनवू की प्रतिक्रिया से हैरान है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह चिल्लाया था क्योंकि वह जानता था कि क्या होने वाला है, जिस पर सुंग जिनवू ने जवाब दिया कि उसने बस खतरा महसूस किया। पता चला कि मिस्टर सॉन्ग ने इस विशाल मूर्ति के हमले में अपना बायां हाथ खो दिया था। सुंग जिनवू ने यह देखने के बाद कि मिस्टर सॉन्ग का बायां हाथ गायब है, जल्दी से खून को रोकने की कोशिश की। सुंग जिनवू खून को रोकने में सक्षम था, जबकि बाकी हंटर बैठे थे और इस विशाल मूर्ति को देख रहे थे। हम मिस्टर सॉन्ग के चेहरे के भाव से देख सकते हैं कि वह इस डंजन के कठिनाई स्तर से हक्का बक्का है। वह सोचता है कि इस डंजन का रैंक क्या हो सकता है। आखिरकार इस विशाल मूर्ति को देखते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह एक एस रैंक डंजन हो सकता है, और तब उसे कार्टे नॉन नामक इस मंदिर के नियम याद आते हैं। इस मंदिर के पहले 2 नियम थे प्रभु की पूजा और प्रशंसा करना। तीसरा नियम था उनके विश्वास को साबित करना, और नोट यह था कि जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वे मर जाएंगे। चूंकि मिस्टर सॉन्ग और सुंग जिनवू ही केवल वही है जो इस स्थिति में समझदारी से सोच सकते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, और तब सुंग जिनवू के सिर में कुछ विचार आता है। मिस्टर सॉन्ग सुझाव देते हैं कि इन मूर्तियों को नष्ट करने में बहुत अधिक समय लगेगा। आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में है।